हाल ही में अभी G20 की बैठक हुई और इस बैठक में सभी शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। ये बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई। इस बैठक की जो मुख्य थीम के बारे में बात करी कि इसकी थीम क्या थी, तो इसका थीम था पुनर्प्राप्ति, पुनर्कल्पना और सशक्त पुनर्निर्माण। इंग्लिश में अगर इसे देखें तो रिकवरी, रीइमेजिन एंड रिबिल्ड स्ट्रॉन्गर है। ये एग्जाम बेस पर काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम देंगे, कई सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है, तो याद रखना। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में अगर बात करें कि आखिर ये जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या प्रमुख बिंदुएं थी, किस पर चर्चा की गई है। प्रमुख बिंदुओं में पारस्परिक अनुभवों को साझा करने की बात कही गई है। यहाँ पर पारस्परिक अनुभव का मतलब ये है कि एक देश में अगर कोई नियम लागू किया गया है, वो नियम अच्छा है जनता के लिए और उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, तो वो अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करना। इससे क्या होगा कि दूसरे देश भी उसे फॉलो करेंगे। इसके बाद कुछ नियम ऐसे भी बन जाते हैं जिसका रिस्पॉन्स थोड़ा गलत होता है, तो वो अनुभव भी दूसरे देशों के साथ साझा किया जाने की बात कही गई है। जिससे क्या होगा कि इस तरीके के नियम जो बाकी देश हैं वो ना बनाए, जिससे जनता का रिस्पॉन्स अच्छा रहे। इसके बाद नए विश्व के निर्माण के लिए उसके महत्व पर जोर देना। मतलब ये है कि नए विश्व के निर्माण के लिए सभी देश मिलकर के काम करें, इकोनॉमी को बढ़ाएं और उसके अलावा चाहे प्रकृति से रिलेटेड हो, चाहे राजनीति से रिलेटेड हो, जो भी नियम बनाए जाएंगे वो उन पर कुछ नए बदलाव होते रहें। इसी को ये लोग सोचे हुए हैं नए विश्व के निर्माण के लिए। इसके बाद इस बैठक में यह भी कहा गया कि शिक्षा और आम चुनौतियां जो हैं उनका सामना करने से संबंधित जो नीतियां हैं उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा, उस पर सुधार किया जाएगा। इस बारे में इसमें चर्चा की गई। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया गया है अभी, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस नीति को इस तरीके से बनाया गया है ताकि वह G20 के समूह के जो थीम है उसका पालन भी कर सके और उसी के मार्गदर्शन पर ही इस नीति को थोड़ा बनाया गया है। G20 समूह की जो स्थापना है वो 1999 में कर दी गई थी। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य देश हैं, इसीलिए इसका नाम G20 पड़ा हुआ है। ये देश के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम दे, चाहे PCS एग्जाम दे या SSC एग्जाम दे, जिसमें GS आता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें जो 20 देश हैं वह यह हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको और रूस है। इसके अलावा है सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी देश हैं। अब इन देश के नाम आपको याद करना हो तो हमेशा मैप से याद करें। इससे क्या होगा कि आपको नक्शे में यह पता चल पाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और आपको माइंड में वो चीजें एक चित्र के अकॉर्डिंग याद होगा। ऐसे अगर आप याद करेंगे नाम को तो दिक्कत हो सकती है। काफी सारे लोगों को इतना सारा नाम याद नहीं होगा, इसी वजह से कोशिश किया करें कि मैप से याद हो। तो ये रहा मैप। इस तरीके से आप मैप खोलें और मैप में चीजों को याद करें। G20 के सभी सदस्यों को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से मैप लेना होगा और मैप में इस तरीके से आपको सभी नाम लिखने होंगे। सबसे पहले याद करने के लिए आपको या तो ये क्रम उठाना होगा या तो यहाँ से, मतलब कि आप चाहे तो मैप के इस कोने से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इस कोने से, ताकि आपको आसानी से याद रहे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि G20 में कनाडा, उसके बाद US, उसके बाद मैक्सिको है। ये है उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना है। इसके अलावा जब आप यहाँ से याद करते हुए पहुंचेंगे तो आप नीचे से फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाएं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इसके बाद है सऊदी अरबिया, तुर्की, इटली, फ्रांस, जर्मनी और UK है। ये आप ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे करते हुए याद करेंगे तो ये आपके लिए दिमाग में एक सर्कल बनेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ से याद कर रहे हैं। इसके बाद जब आप ये कंप्लीट किए तो इसके बाद आप ऐसे मुड़ सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग जब याद करें। तो इसके बाद है रूस, इसके बाद है चीन, इसके बाद है इंडिया।
अब इसके बाद बात करें, यहीं से बगल से आप याद करें, जापान और उसके बाद साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इससे क्या होगा कि इस तरीके से आप सर्कल में पहुंचेंगे, मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसा करते हुए फिर आप यहां तक पहुंचते हैं। देश का नाम कुछ इसी तरीके से याद होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ये विश्व मैप किस तरीके से है ये याद होगा। इसके अलावा उत्तर अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन से देश हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, रूस में और फिर दक्षिण एशिया में, यहाँ देख पाएंगे कि कौन कौन से देश हैं। G20 के जो सभी देश हैं वो सभी उभरती अर्थव्यवस्था में दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व का जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में 2/3 हिस्सा रोल करता है G20। इसके बाद इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मुख्यालय से संबंधित, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। इसमें क्या होता है कि मेजबानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देश के बीच रोटेट होता रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रोटेशन के अकॉर्डिंग इसकी अध्यक्षता चेंज होती जाती है। मतलब ये है कि पिछले साल अगर भारत अध्यक्षता कर रहा था तो इस साल हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अध्यक्षता करे। ये उनके लिस्ट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने देश का नाम किस सीरियल क्रम से रखा हुआ है, उसी सीरियल क्रम से इनका अपना रोटेशन चलता है। इसके बाद इसमें एक विशेषता है ट्रॉइका बैठक की। ट्रॉइका बैठक क्या होता है ये समझते हैं। ट्रॉइका बैठक का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें पिछले वर्ष वाले, वर्तमान वर्ष वाले और अगले वर्ष जिनका नंबर आना है, ये तीनों ही देश मिलकर के बैठक कर रहे होते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम अपने लैंग्वेज में समझे तो जैसे कि पिछले वर्ष भारत ने इसकी अध्यक्षता किया था, इस साल ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और अगले साल हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका करे। तो ये तीनों ही देश मिलकर के जब बैठक करते हैं तो उसे ट्रॉइका बैठक कहा गया है। अब देखते हैं कि वर्तमान समय में ट्रॉइका बैठक में कौन शामिल है। तो वर्तमान समय में ट्रॉइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत शामिल है। इसके बाद G20 के विकास क्रम के बारे में भी बात करते हैं, ये मेंस एग्जाम में आपका काम आएगा। तो इसकी स्थापना के बारे में तो हमने बात किया ही कि 1999 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन उस टाइम पर इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं थी। 2007-8 में जब वैश्विक वित्तीय संकट हुआ तो उस टाइम पर इसकी प्रतिष्ठा कुछ मजबूत हुई और इसका कारण यह था कि इस टाइम पर 2008 में अमेरिका G20 की अध्यक्षता कर रहा था। वहां के नियमों में कुछ बदलाव किया। 2008 से पहले वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर इस बैठक में शामिल हुआ करते थे। उसके बाद अमेरिका ने यह कह दिया कि इसमें राष्ट्र अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जनरली यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में बात कही गई है। G20 का गठन क्यों हुआ था, अगर इसके बारे में बात करें तो इसके अपने कुछ एजेंडे हैं। उस एजेंडे के अकॉर्डिंग ही ये लोग वर्क करते हैं। उसमें है जलवायु परिवर्तन, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा असमानता, कृषि और प्रवास है। G20 में इन मुद्दों को उठाया जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्त पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, इसके अलावा है खाद्य सुरक्षा और पोषण और विघटनकारी प्रौद्योगिकियां। ये सभी मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के G20 का गठन हुआ था। सभी देश शामिल हुए, मिले और अब बैठ के करते रहते हैं। G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हमने बात किया ही है, जो कि आपके SSC जैसे एग्जाम में काम आएगा, PCS एग्जाम में काम आएगा। इसके अलावा G20 से रिलेटेड जो जानकारी दी गई है इसमें, वो आपके मेंस एग्जाम में काम आएगा। तो मेंस एग्जाम में इसे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं।